अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है चैप्टर 8 कैड्सन का सेकंड पार्ट। यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 8 का स्टार्ट करवाया था, जिसमें हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े, जिसमें हमने कि वो क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो कि कोलिनोसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। कोलिनोसेप्टर्स दो टाइप के थे, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक। तो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो भी दो टाइप्स के होंगे, एंटी मस्कैरेनिक और एंटी निकोटिनिक। एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में एंटी निकोटिनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन दोनों ड्रग्स के अलावा एक और क्लास है जो कि पिछली वीडियो में मैं आपको बताना भूल गई थी, वो है कोलिनेस्ट्रेस रीजनरेटर्स। ये भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, इनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंटी निकोटिनिक ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी निकोटिनिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो निकोटिनिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकवर्ड नॉलेज भी दे दूं कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे पास गैंग्लियाज में होते हैं। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं वहाँ पे हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस एंटी निकोटिनिक ड्रग्स को दो क्लास में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं, यानी कि ये वो ड्रग्स होंगे जो कि गैंग्लिया में निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। इसी तरह उसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं ये वो हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं ये उन्हें ब्लॉक करेंगे, ठीक है। अब इनकी जो नेम्स हैं वो देख लेते हैं। प्रोटोटाइप जो है वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स का हेक्सामेथोनियम है। उसके अलावा एक और भी है, मिथाइल अमाइन मिकामाइल, आई थिंक ये आप बुक से देख लीजिएगा। उसके अलावा न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर जो है वो ट्यूबोक्यूरेरिन है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जनरल चीज़ बताना चाहूँगी गैंग्लियाज के बारे में। वो ये है कि बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है कि जब भी कोई सिग्नल आता है ना, सबसे पहले हमारे पास गैंग्लिया में आता है, और गैंग्लिया में हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। फिर वहाँ से वो मॉड्यूलेट करके ना या तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ताकि वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अगर गैंग्लिया से ब्लॉक हो जाएंगे तो यहाँ से जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगी। तो ना तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा ना ही सिंपैथेटिक। लेकिन फिर कोई इफ़ेक्ट जो है वो कैसे किस चीज़ में प्रोड्यूस होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलने देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि ये सारे जो ऑर्गन्स बॉडी में होते हैं उनमें हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक भी सिस्टम के भी रिसेप्टर्स होते हैं, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो उसके रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम आई को देखें तो आई में हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स भी हैं और सिंपैथेटिक भी हैं। इसी तरह हार्ट में भी पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं और सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों में से एक रिसेप्टर ऐसा होता है जो कि प्रीडोमिनेंटली एक ऑर्गन पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑर्गन्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली पैरासिम्पैथेटिक के अंडर आते हैं। सिर्फ ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिंपैथेटिक के अंदर आती हैं प्रीडोमिनेंटली। बाकी सारी जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक के अंडर आती हैं प्रीडोमिनेंटली। यानी कि जब ये दोनों सिस्टम्स एक्टिवेट हों तो फिर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो तो प्रीडोमिनेंट वाला ही करेगा, तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होगा आई में। इसी तरह हार्ट का जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होगा, बीवी ब्लड वेसल्स का सिंपैथेटिक होगा इफेक्ट, ठीक है। अब जब अगर हम गैंग्लियोनिक को स्टिमुलेट करें, लेट्स सपोज ब्लड वेसल्स में, जब हम गैंग्लियोनिक को स्टिमुलेट करते हैं तो ये सिग्नल्स दोनों तरफ भेजता है, लेकिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो सिंपैथेटिक का होता है, क्योंकि इसमें जो प्रीडोमिनेंट है वो है सिंपैथेटिक। इसी तरह जब अगर हम गैंग्लिया को स्टिमुलेट करें आई में तो दोनों को सिग्नल्स जाते हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का जो है इफेक्ट है ना वो प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रही थी। इसी तरह अगर हम गैंग्लियाज को ब्लॉक कर दें तो जो सिग्नल्स जाना बंद होंगे ना, तो ज़्यादा इफेक्ट किस पे होगा? उस पे होगा, उस इफ़ेक्ट्स पे ज़्यादा इफेक्ट होगा जो कि प्रीडोमिनेंट है। वो इफ़ेक्ट फिर ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने गैंग्लिया ब्लॉक कर दिया ब्लड वेसल्स में, ठीक है, तो ना फिर पैरासिम्पैथेटिक को सिग्नल जा रहे हैं ना ही सिंपैथेटिक को, तो जो प्रीडोमिनेंट इफेक्ट है हमारे पास सिंपैथेटिक, वो अपना काम नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है। तो यही चीज़ हमने जहन में रखते हुए इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि जब हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स देंगे तो हमारे पास फिर क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो हम देख लेते हैं। मेजर जो यूज़ इन गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स का है ना वो हम देते हैं टू ट्रीट हाइपरटेंशन। वो इस वजह से देते हैं कि अगर हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स देंगे तो वो गैंग्लिया को ब्लॉक कर देंगे, तो फिर ब्लड वेसल्स पे जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है वो नहीं होगा। जब सिंपैथेटिक इफेक्ट नहीं होगा, सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या है?
वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं है, तो फिर क्या होगा इन टर्न, वेजो डायलेशन। और जब वेजो डायलेशन होती है तो फिर हमारे पास हाइपोटेंशन होती है, जो कि हमने हाइपरटेंशन के पेशेंट में करवानी है ताकि उसका बीपी कम हो जाए। तो इस वजह से हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन में देते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन में अब गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स नहीं दी जाते क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा इसका सेकंड यूज़ जो है ना वो है स्मोकिंग सिसेशन में। स्मोकिंग सिसेशन में ये किस तरह इफेक्ट करता है, CNS के थ्रू। CNS में निकोटीन का ऐसा इफेक्ट आता है कि ये जो क्रेविंग्स होती हैं हमें स्मोक के लिए वो ख़त्म कर देता है। इसके लिए जो ड्रग्स मेंशन है बुक में वो है मिथाइल मैकामीन आई थिंक, और वेरन इक्लाइन है, और भी आप बुक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह टॉक्सिसिटी की तरफ चलते हैं। टॉक्सिसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाए, जैसे कि अगर हाइपरटेंशन के केस में हम ड्रग देते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, अगर बहुत ज़्यादा वेज़ोडाइलेशन हो जाए तो फिर क्या होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। इसी तरह की जो है ना वो इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी टॉक्सिसिटी है। तो ये हमने गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स डिटेल से पढ़ ली हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की बहुत कम डिटेल लिखी है बुक में। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या, वैसे इनका एक्शन क्या होता है, जब यहाँ से सिग्नल पास करते हैं तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये ड्रग्स बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं, मसल्स की रिलैक्सेशन कराते हैं, जो कि ज़रूरी है बिफोर ऑपरेशन सर्जरी। ये ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि मसल्स की रिलैक्सेशन हो सके। तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कोलिनेस्ट्रेस रीजनरेटर्स। जी, तो कोलिनेस्ट्रेस रीजनरेटर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्साइन्स हैं, उसमें प्रेलिडोक्साइन जो है वो यूज़ होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह यूज़ होता है, सारा मैकेनिज्म बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स रिवाइज करा दूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। होता ये है कि किसी भी अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में से अगर लेट्स सपोज एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है ना, तो वो पोस्ट साइनेप्ट के रिसेप्टर पे एक्ट करेगा आके, और फिर वो आगे ट्रांसमिशन कराएगा। यानी कि यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, पोस्ट साइनेप्टिक पे एक्ट किया और अपना एक्शन परफॉर्म कराएगा, ठीक है, मस्कैरिनिक या कोई भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब ये अगर कोलिन यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं कोलिनेस्ट्रेस। ये वो एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन की ब्रेकेज करा देता है। जब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस जो है मौजूद होगा तो वो एसिटाइलकोलिन को ख़त्म कर देगा, तो फिर एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा और ना ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। तो यही जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स हैं। अब जो एगनिस्ट होता है उसने तो कोशिश करनी होती है कि यहाँ पे जो है वो रिसेप्टर पे जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करे और अपना काम करे, क्योंकि एगनिस्ट काम को करवाता है, ठीक है। तो अगर एगनिस्ट काम को कराता है तो फिर तो उसको इस एंजाइम को मना करना चाहिए कि भाई एसिटाइलकोलिन को ना तोड़ो। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट करता है, यानी कि इसको अपना काम करने नहीं देता ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, ताकि एसिटाइलकोलिन अपना काम कर सके। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट ये चीज़ कैसे करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एगनिस्ट है, इस वजह से वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट करता है ताकि वो एसिटाइलकोलिन को ना छेड़े। जबकि प्रेलिडोक्साइन एक एंटागनिस्ट है, उसने कोशिश करनी है कि एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड ना करे, तो वो क्या करेगा, वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस को कहेगा कि तुम एसिटाइलकोलिन को तोड़ दो ताकि ये यहाँ बाइंड ना करे और मैं इस चीज़ को ब्लॉक कर सकूँ, ठीक है। तो बेसिकली प्रेलिडोक्साइन ने एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस को जो है ना वो प्रमोट करना है। तो होता ये है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट इसको इनहिबिट करता है, आपको पता चल जाएगा, प्रेलिडोक्साइन इसको कहता है कि अपना काम करो। तो नॉर्मली जो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, इनमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ये जाके बाइंड करता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस की एक्टिव साइट पे, और इस एंजाइम को अपने साथ ही बाइंड करा लेता है और इनएक्टिव कर देता है। तो फिर एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस इस तरह से अपना काम नहीं कर पाता और एसिटाइलकोलिन जाके सिग्नल ट्रांसमिशन करा के अपना काम कर लेता है। जबकि जब प्रेलिडोक्साइन हम देते हैं ना, तो वो क्या करता है, प्रेलिडोक्साइन जब आता है ना तो उसकी जो अफिनिटी है ना फॉस्फोरस के लिए बहुत ज़्यादा होती है, वो फॉस्फोरस को अपनी तरफ खींचता है। वो फॉस्फोरस जो कि इस एंजाइम के साथ बाइंड हुआ होता है, वो इसको कहता है मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो फॉस्फोरस क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके प्रेलिडोक्साइन के साथ बॉन्ड बना देता है, क्योंकि इसकी इन्फिनिटी ज़्यादा है। तो फिर जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो जाता है, कोलिनेस्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, यानी कि ये अब फ्री हो गया है। पहले तो बॉन्ड था, इनएक्टिव था, अब ये दोबारा से प्रेलिडोक्साइन ने एक्टिव करा दिया है।
अब जब प्रेलिडोक्साइम ने इसको एक्टिव कराया है तो ये क्या करेगा, इसका जो काम है ये एसिटाइलकोलिन जो होते हैं उनको ये इनहिबिट करेगा, यानी कि इसको ख़त्म कर देगा। जब कोई ट्रांसमीटर ही नहीं बचेगा तो फिर रिसेप्टर के साथ क्या बाइंड करेगा, कुछ भी नहीं बाइंड करेगा, तब आसानी से फिर जो है ना प्रेलिडोक्साइम इस जगह को ब्लॉक कर देगा। तो ये सारा मैकेनिज्म था जिसके थ्रू ये जो है ना एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को रीजनरेट कराता है, इसलिए हम इसको कोलिन एस्टरेज रीजनरेटर्स कहते हैं। फिर इसको ये रीजनरेट कराता है ताकि ये अपना काम कर सके, यानी कि एसिटाइलकोलिन को ख़त्म कर सके, ताकि ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जो कि रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, यानी कि यहाँ पे कोई फंक्शन परफॉर्म ना हो सके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए आप वेट करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँगी।